दोस्तों, ना संस्थान बचे हैं ना मंदिर, इतना है फैला भाजपा का गोरख धंधा। उज्जैन में हड़पी है जमीन और अयोध्या में चोरी किया गया है चंदा। राम के धाम भाजपा ने की है चोरी सरेआम और उन्होंने दूषित किया है मंदिर, जिसको अति पावन माना जाता है। चंदा चोरी से दूषित किया है मंदिर पतित पावन। भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे भाजपा के रावण। ये थी मैं आज, और जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ, यद्यपि इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के स्थल से राजनीति होती है, लेकिन एक उससे कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये आस्था का अपमान है, घोर अपमान। ये विश्वास का, अटूट विश्वास का भयंकर विश्वासघात है। और उसके साथ साथ एक सन्नाटे वाली चुप्पी है उन्हीं गलियारों से जिन्होंने इतने बड़े वायदे किए थे कि हम उस आस्था की सुरक्षा करेंगे। ये त्रिकोण है जो आपको समझना आवश्यक है। गंभीरता इसकी, आस्था का अपमान और विश्वास का विश्वासघात, और जहां से जवाबदेही होनी चाहिए उन गलियारों से बिल्कुल सन्नाटे वाली चुप्पी। जो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और आपको ये पता होना चाहिए कि एसआईटी ने एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से को भी छुआ नहीं है अभी तक। आइसबर्ग को तो छोड़िए, उसके ऊपरी हिस्से का आंशिक रूप छुआ है। 27 अप्रैल से जून 5, 40 दिन में उन्होंने मालूम किया है कि 70 अलग अलग चोरी के किस्से, कहानियां, प्रमाणित चीजें हुई, वारदात हुए राम मंदिर के उस कमरे से जहां काउंटिंग होती है। अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही बात है जिसकी संज्ञान लिया गया। ये नहीं समझिए कि ये व्यापकता पूरे रूप से किसी रूप से आपके सामने आई है। ये संज्ञान है एक बहुत अल्प आंशिक चीज का। ये एक कोई आकस्मिक 1-2 चीजों की भूल चूक नहीं है। ये एक व्यवस्थित, एक बहुत सोच समझ के की गई लूट है जो महीनों चली है, बंद आंखों के सामने या ऐसी खुली आंखें जो जानबूझकर बंद कर ली गई। वास्तविक जो प्रश्न है ये नहीं है कि चोरी किसने की। मूल मुद्दा, मूल प्रश्न है कि किसने ये चोरी करने दी या होने दी। क्योंकि आपके सामने वो जो दुक्का दुक्का तिक्का तुक्का करके 8 नाम आ रहे हैं और भी नाम आएंगे, वो आ रहे हैं उन लोगों के जो वास्तव में वो दूसरे नाम छुपा रहे हैं जिनके सानिध्य में ये चोरी हुई, जिनके अधिकार क्षेत्र के नाक के नीचे ये चोरी हुई। आपको मालूम है कि एमओयूज हैं, एक पूरा आम मानक प्रक्रिया जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, है लिखित रूप से, औपचारिक रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्ट के बीच में, अयोध्या ट्रस्ट के बीच में। और उसमें सब कुछ लिखा गया है कि जो दान पत्र है वो कब खुलेगा, हम 3 के सामने खुलेगा, चौथा आदमी नहीं हो सकता। जो आदमी होंगे 3 वो पूरी तरह से अधिकृत लोग होंगे, अफसर होंगे। उसके बाद अलग अलग बक्सों को अलग अलग काउंट किया जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी उस कमरे में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है 24 के पहले। और फ्रिस्किंग जिसे कहते हैं, तलाशी हर व्यक्ति की जाएगी एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे। तो प्रश्न उठता है कि लिखने का क्या, इतना लिखने के बाद ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि इनके तो जूते में मिला, मेरे बाथरूम में रखा गया मिला, इनके बेडरूम में मिला, कैसे हो सकता है? अब इतनी चीज लिखी गई है तो। और
जो सबके मन से प्रश्न उठ रहा है, माननीय चंपत राय जी सिर्फ जनरल सेक्रेटरी नहीं है ट्रस्ट के, ये वो व्यक्ति हैं जिनके अधिकार क्षेत्र सुपरविजन के अंतर्गत जमीन अधिगृहित की गई, अक्वायर की गई, निर्माण हुआ और डोनेशन सिस्टम, दान पत्र का पूरा प्रक्रिया व्यवस्था इनके निरीक्षित परीक्षण में हुई। और हुआ क्या, याद रहे इसमें देखिए, अगर मैं चोरी करता हूं तो आपने कितनी बार देखा है कि एसआईटी बनती है। कोई कांग्रेस का व्यक्ति या कोई विपक्ष का व्यक्ति आरोपित सिर्फ होता है कि गलत काम किया है, तो एसआईटी कितनी बार सुना है आपने? आप सीधा देखते हैं एफआईआर होती है। एसआईटी अपने आप में स्थगित करने वाली प्रक्रिया है। अगर गैर कानूनी कुछ चीज, फौजदारी मुकदमों के अंतर्गत कुछ गैर कानूनी चीज हुई तो पहले एफआईआर होता है, एसआईटी नहीं होती है। यहां एसआईटी की गई, एसआईटी में समय निकला है, उस एसआईटी के बाद इस्तीफे हुए लेकिन गिरफ्तारी नहीं, और एफआईआर में इन माननीय व्यक्ति का जिनका नाम लिया मैंने, कोई नाम नहीं है। एसआईटी में इनका नाम नहीं है। एसआईटी का कोई कानूनी दर्जा नहीं होता है। एसआईटी तो हम बना सकते हैं यहां पर बैठे बैठे, तो न एसआईटी में नाम आपका, न एफआईआर में नाम आपका, न गिरफ्तारी। ये सब अंग्रेजी में इसका बड़ा सरल शब्द है, कवर अप की प्रक्रिया चल रही है, सब चीज को सल्टाना। वहां के जो ट्रेजरर हैं, उन्होंने, इनका नाम है गोविंद गिरी, उन्होंने खुद ने कहा है कि सब कुछ माननीय चंपत राय जी के सुपरविजन में था, और उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया कि मैंने आस्था और विश्वास गलत व्यक्तियों में डाल दिया। तो जब जवाबदेही का समय आया तो उनका नाम गायब कैसे हो गया? विश्वास जितना पवित्र होता है, व्यवस्था उतनी ही पारदर्शी होनी पड़ती है। कई लोगों ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कितना भी चीख चिल्ला लो, प्रेस में कितना भी आ जाए, माननीय चंपत राय जी केंद्र की चॉइस हैं, केंद्र द्वारा चुनावित व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं। उनका सीधा संपर्क और पहुंच सेंट्रल कमांड से है, और इसलिए उन पे कोई आंच आसानी से आने वाली नहीं है। दोस्तों, ये पैसे की सिर्फ बात नहीं है, पैसे की तो है, उसके साथ साथ उस मां की भावना की बात है जो दान पत्र में 100 रुपये डालती है अपने पुत्र, अपने बच्चों के सानिध्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी समृद्धि के लिए। ये उस श्रमिक जो दिन में मुश्किल से 50 रुपये कमाता है उसकी है, या 100 रुपये कमाता है, वो पूरा का पूरा 100 रुपये दान पत्र में डालता है, विश्वास में, क्योंकि उसको विश्वास है कि ये अयोध्या मंदिर की सर्विस में लगेगा। और जब ये किसी के जूते में, किसी के बाथरूम में, किसी के घर में प्राप्त होता है, तो जैसा मैंने कहा, ये उस विश्वास का विश्वासघात है घोर। राम मंदिर आस्था के नाम पे राजनीति भी है, चढ़ावे के नाम पर लूट भी है, और बीजेपी, उसके सभी संबंधित आयोजक जितने भी संस्थाएं हैं, वो इस लूट का पूरी तरह से शिकार हैं। सब उनके व्यक्ति हैं, उनके अफसर हैं, उनके पदासीन लोग हैं। आपने चंपत राय जी के बारे में मैंने बोल दिया, अनिल मिश्रा जी का नाम सुना है, आपने देखा है नाम ऐसे गोपाल राव, गोपाल नगर कोठे भी नाम है उनका, कृष्ण मोहन जी, इन सब नामों में क्या फौजदारी कार्रवाई हो रही है? किसी ने इस्तीफा दिया है, कोई चुप बैठा है, किसी का नाम नहीं है, दोषारोपण है ही नहीं। दोषारोपण किसके ऊपर है? ये ड्राइवर के ऊपर है, दोषारोपण उस चपरासी के ऊपर है। इसके अलावा ये शुरू हुआ है, लेकिन ये भी बहुत दबी आवाजों में निकल रहा है, छोटे हिस्सों में, कि यहां जो कार्यक्रम होते थे राम मंदिर के नाम पे, उनकी दुहाई देकर एक एक कार्यक्रम के आयोजन में कितना खर्चा और पैसा वेस्ट किया जाता था। एक छोटा कार्यक्रम हुआ है 22 जनवरी 2024 को, प्राण प्रतिष्ठा का एक हिस्सा था वो, 113 करोड़
खर्च हुए उस फंक्शन में। सिर्फ वही फंक्शन नहीं था, वो एक हिस्सा था एक फंक्शन का। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम में 10.25 करोड़ हुए खर्च। तो ये तो पैसा बनाने, पैसा निकालने, पैसा साइफन ऑफ करने, पैसा लीक करने, पैसा चुराने की भाई बड़े अच्छे अच्छे तरकीबें हैं। भगवान राम के आस्था की बात है, वहां के निर्माण में पैसा आए, वहां के लोगों के रहन सहन में एक सुविधा हो, उस पर आए, समझ में आता है। लेकिन इस प्रकार का व्यय, इस प्रकार के आयोजनों में और ऐसे लोगों में किस प्रकार से विश्वास जगा सकता है? सबसे अहम मुद्दा दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जो इतने मुखर और प्रखर हैं, इतने जबरदस्त वक्ता हैं, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो एक मौन सन्नाटे वाला चुप्पी। क्या उन्होंने एक शब्द बोला है इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में? चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का, गिरी जी का, गोपाल राव जी का, इत्यादि इत्यादि। जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में है तो ये बेचारे छोटे नामों के अलावा आप ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? डबल इंजन सरकार डबल दोषियों को बचा रही है क्या? 2 स्तर के दोषियों को, न्यूनतम स्तर और उसके ऊपर के दो स्तर है। न्यूनतम में आप एक्शन ले रहे हैं। केंद्र सरकार चुप, प्रदेश सरकार, कुछ वक्तव्य आते हैं बड़े बड़े माननीय योगी जी द्वारा, ठोस कदम क्या लिया जा रहा है? और गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं सिवाय एकदम निचले अधिकारियों के अलावा? किसी की नहीं। देखिए, एक बात याद रहे, जब इस्तीफा हुआ उसी से आपको प्रमाणित हो जाता है कि गड़बड़ी नहीं होती बड़ी तो इस्तीफा क्यों होता? अगर पूरी तरह से संबंधित नहीं होते तो इस्तीफा क्यों होता? इसलिए कांग्रेस पार्टी, अंत में मैं कहूंगा, बड़े स्पष्ट मांग हमने पहले की है, लेकिन क्यों आज, कल, आज, परसों में हम अखिल भारतीय स्तर पर मुद्दा उठा रहे हैं, तो मैं कुछ दोहरा देता हूं आपको। तो बड़ी स्पष्ट मांगे हैं। मैं साथ साथ ये भी कहने में हिचकता नहीं कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां सरकार ढीठ हो जाती है, थिक स्किन्ड गवर्नमेंट किसी मांग को देखेगी भी नहीं। गणतंत्र और लोकतंत्र में जो एक जवाबदेही होती है, जो एक इतने जिम्मेवार पुरानी पार्टी मांग रही है, उस पर आंख भी नहीं दिखाएगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी मांगे दोहरा रहा हूं आपके सामने। प्रधानमंत्री को खुद निजी रूप से तुरंत जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी वही चुप्पी चलती है। पार्लियामेंट सत्र आने वाला है, वहां भी वही चुप्पी चलेगी, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं। तत्काल गिरफ्तारियां होनी चाहिए, नंबर 2 है ये। एसआईटी में नाम भी नहीं आए, एफआईआर में नाम भी नहीं आए, कोई आदमी इस्तीफा दे दे, कोई बड़े बड़े वक्तव्य दे दे, नहीं। दंड कहां है? भय कहां है? दोषारोपण और दोष के ऊपर एक फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी कहां है? एक न्यायिक जांच जो अगर विश्वास जगाना चाहती है तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के कोई बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए, जो जिसके नाम से विश्वास जगे, निष्पक्ष, स्वतंत्र और एकदम साफगोई के साथ। चौथा, ये जो ट्रस्ट है इसको पूरी तरह से वापस स्ट्रक्चर करना चाहिए। वहां पे बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लोग, एमिनेंट सिटीजन, सिविल सोसाइटी में पारदर्शी लोग, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने चुने हुए आरएसएस के लोग, चुने हुए सरकारी अफसर, विपक्ष का कोई आदमी नहीं, कोई आदमी बोलने की हिम्मत नहीं रखे, आवाज नहीं निकाल सके, ऐसे लोग नहीं। और अंत में 5वां, फॉरेंसिक ऑडिट। ये अलग प्रकार का ऑडिट होता है, वो पूरे अकाउंट्स का जब से संस्थापित हुई है तब से आज तक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि होगा, लेकिन साथ साथ मैं निराशा से भी ग्रस्त हूं कि आज तक इस सरकार ने कभी भी लाजमी डिमांड्स को माना नहीं।